This side Talat and I welcome you all to our online learning platform. This is the second video of same chapter, chapter 1 of democracy. In previous chapter, I explained some points about same chapter. So before moving ahead, first I would like to give a quick and short recap of previous explained points. So the first point is, what is democracy? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जो लोगों के लिए होती है और जो लोगों से ही बनी होती है. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर लोग गवर्नमेंट बनाने में जिनका पार्टिसिपेशन होता है वो वोट देकर वहां की गवर्नमेंट को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं. इसके अलावा लोगों को वहां पर बोलने की आजादी होती है, वो अपने व्यूज, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सभी लोगों के साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है और डेमोक्रेसी में सभी लोगों को वोट देने का राइट होता है. और जहां पर सभी लोगों को वोट देने का राइट दिया जाता है 18 इयर्स या 18 ईयर्स से बड़े लोगों को, तो वो 18 इयर्स वाले लोग एडल्ट माने जाते हैं. तो 18 इयर्स या 18 इयर्स से बड़े सारे लोग वोट दे सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में किसी को भी वोट देने से मना नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड एटसेट्रा. यानी कास्ट की बेसिस पर आप अलग नहीं कर सकते, क्लास की बेसिस पर, कलर, सेक्स, रिलीजन की बेसिस पर आप उसको इलेक्शन में वोट देने से मना नहीं कर सकते. और डेमोक्रेसी में जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में गवर्नमेंट एक फिक्स्ड टाइम के लिए बनाई जाती है और ये फिक्स टाइम 5 ईयर का माना जाता है. 5 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्शंस किए जाते हैं और इलेक्शन में फिर से लोग वोट देकर अपनी फेवरेट पार्टी को जिता सकते हैं. और अगर उनकी पहले की पार्टी जो होती है, जो पहले के इलेक्शन में जीती हुई हो और वो अगर अपना काम अच्छे से ना करे तो उस पार्टी को वोट ना देकर उसे हटा भी सकते हैं. तो इलेक्शन 5 ईयर्स के बाद किए जाते हैं और 5 ईयर के बाद फिर से इलेक्शंस में लोगों को वोट देने का राइट मिलता है. बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती हैं और बहुत सारी पार्टीज के अलग अलग जगह पर मेंबर्स खड़े होते हैं और जो पार्टी 50% से ज्यादा वोट के साथ जीत जाती है वो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट बनाती है. और वो सारी पार्टीज जो हार जाती हैं वो सारी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी कहलाती हैं. रूलिंग पार्टी का काम गवर्नमेंट बनाना होता है और हारने वाली पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका काम रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना होता है, उनकी बनाई हुई पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना होता है. इस तरह से दोनों अपना अपना काम करते हैं. कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जब कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट के साथ नहीं जीतती है. तो उस तरह की कंडीशन में पार्टी कौन बनाए, गवर्नमेंट कौन बनाए. तो टू पार्टीज या टू से ज्यादा पार्टीज, मोर देन 2 पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज सामने आते हैं. सामने आने के बाद कंबाइन करके एक गवर्नमेंट बनाते हैं और जब इस तरह की गवर्नमेंट बनती है जहां 2 या 2 से ज्यादा 2 या मोर देन 2 पार्टीज मिलती हैं उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. सो these were the topics which I explained in previous video. Today I am gonna cover some more points, some more headings, and first heading is some other forms of government. अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, अभी है और किस किस तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं. तो फर्स्ट इज मोनार्की. मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें राजा या रानी रूल करता है और यहाँ राजा और रानी जो रूल करता है उसके पास सारी पावर्स होती हैं. मींस वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं होता, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके डिसीजंस को कोई गलत नहीं कह सकता. और जनरली जो राजा या रानी जो मोनार्क होता है वो हेरिडिटरी होता है, यानी ये किंग या क्वीन एक ही फैमिली से बनते हैं. सपोज फादर अगर किंग या क्वीन मोनार्क है तो उसकी डेथ के बाद उसका बेटा मोनार्क बनेगा, फिर उसकी भी डेथ के बाद उसका बेटा मोनार्क बनेगा. तो ये अनइलेक्टेड लोग होते हैं, इनके लिए कोई इलेक्शंस नहीं किए जाते और ये इसी तरह से एक ही फैमिली से मोनार्क बनते चले जाते हैं. नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप भी उसी तरह का होता है, बस
इसमें एक ही ये हेरिडिटरी नहीं होता बल्कि अनइलेक्टेड, बिना इलेक्शन में इनको चुना जाता है और ये भी रूल करते हैं। मोनार्क की तरह इसके पास भी सारी पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं, सबसे ऊपर लॉ से भी ऊपर, कानून से भी ऊपर इसे माना जाता है और ये भी किसी के लिए आंसरेबल नहीं होता। मोनार्क और डिक्टेटर दोनों की मर्जी है कि वो अपने लोगों को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पीपल को, अपने सिटीजन को कितनी आज़ादी दे, कितने राइट्स दे, ये मोनार्क और डिक्टेटर के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो दे या ना भी दे। और डेमोक्रेसी सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अपने लोगों को वोट देकर जिता सकते हैं, जिनके बारे में ये सोचते हैं लोग कि ये पार्टी अच्छी है, ये हमारे लिए अच्छा काम करेगी, उसे वोट देते हैं। जिसके बारे में सोचते हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करेगी, उसको वोट नहीं देकर आगे नहीं लाते हैं। तो सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी मानी जाती है? डेमोक्रेसी, जो वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज इसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये हमेशा से डेमोक्रेसी में जितने राइट्स, जितनी ड्यूटीज, जितनी लिबर्टी, फ्रीडम दी गई है, हमेशा से ये एक जैसी नहीं रही है। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, बहुत सारी चीजें बदली, वैसे वैसे डेमोक्रेसी वर्ड में जितनी भी लिबर्टी, फ्रीडम है, वो बदलती चली गई। डेमोक्रेसी इन एंशियंट ग्रीस, अगर आप एंशियंट ग्रीस की डेमोक्रेसी के बारे में सुने या पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर वहाँ की जो औरतें थी, उन औरतों को वोट देने का राइट नहीं था, उन्हें उस राइट से बाहर रखा गया था। 18 सेंचुरी के लास्ट टाइम पर न्यूजीलैंड, यानी 1850 के लास्ट टाइम में, लास्ट 50 इयर्स में ये चीज, इनमें काफी चेंजेस, काफी बदलाव आने लगे। 1893 में न्यूजीलैंड वो पहला नेशन था, वो पहला कंट्री था जिसने अपने सारे सिटीजन्स को वोटिंग का राइट दिया, जिसने कहा कि मेरे सारे लोग, वेदर दे आर मेन और वीमेन, कोई भी हैं, वो इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं। सो नाउ यू हैव गॉट टू नो, आपको पता चला कि डेमोक्रेसी हमेशा से ऐसी नहीं थी और इसमें धीरे धीरे चेंजेस आए। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ लॉ। ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सारे लोग कानून की नजर में बराबर हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या इंडिया का एक साधारण सा एक ऑर्डिनरी सिटीजन ही क्यों ना हो, ये इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कानून की नजर में सभी लोग बराबर माने जाएंगे, चाहे एक अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, इनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। चाहे कितना ही पावरफुल कोई भी इंसान ना हो, कितना ही पावरफुल कोई सिटीजन ना हो, उसे कंट्री के लॉ को मानना ही पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ सिर्फ इतना ही नहीं करता कि हर किसी की सुरक्षा करे, हर किसी को एक जैसा माने। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में बड़ी सारी बुराइयां थी जो धीरे धीरे खत्म कर दी गई। एक ऑफेंस माना गया, उन्हें वो पनिशेबल मानी गई। उसमें से कुछ बुराइयां हैं जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रॉब्लम, जिसको आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब एबॉलिश की जा चुकी है। अगर आप लॉ के अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा चुका है। एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया कि आज की डेट में भी अगर कोई अनटचेबिलिटी को मानेगा, लोगों को कास्ट की बेसिस पर अपने आप से अलग करेगा। चाइल्ड मैरिज, यानी 18 ईयर से कम की एज में अगर किसी को जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा जाए, मैरिज के लिए कहा जाए, तो ये भी एक क्राइम माना जाएगा। सती, जिसे पहले प्रैक्टिस में रखा गया था, जिसे लोग इसे मानते थे, हस्बैंड की डेथ के साथ उसकी चिता में वाइफ को भी जलना होता था, तो ये काफी पहले इसे अब खत्म किया जा चुका है। तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, इतनी सारी हमारी सोसाइटी की बुराइयों से भी हमें बचाता है। क्योंकि अगर आप देखें अनटचेबिलिटी या सोसाइटी की बुराई कैसे, रूल ऑफ लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है, तो अनटचेबिलिटी यहाँ क्या कर रहा है? अनटचेबिलिटी का मतलब कानूनन ये रखा गया कि सारे लोग सोसाइटी के एक दूसरे के बराबर हैं। चाइल्ड मैरिज मीन्स अगर लड़कों को पढ़ने का राइट है तो लड़कियों को भी पढ़ने का राइट है, तो हर किसी को मना ना किया जाए, बचपन में उसकी शादी आप नहीं कर सकते, उसकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते। सती ऑब्वियसली ये अबॉलिश किया जा चुका है। अब रूल ऑफ लॉ से एक बात माइंड में आती है कि रूल बनाता कौन है, कानून बनाता कौन है। कानून बनाने के लिए मोनार्की और डिक्टेटरशिप में वहां का किंग और क्वीन
अपनी मर्जी से कानून बनाता है, अपनी मर्जी से लॉ देता है, लॉ गिवर वही लोग होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में लोग या उनके इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पर रूल्स बनाते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट, आपको पता है, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होती है और वहां पर पूरे इंडिया के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी लोगों के बिहाफ पर बैठकर वहां के लोगों के लिए रूल बनाते हैं। तो ये हो गया सेंट्रल लेवल की बात कि वहां पर सारे लोग आए हुए हैं और सेंट्रल लेवल पर वो सबके लिए कानून बनाते हैं। अब स्टेट असेंबलीज, जैसे सेंट्रल लेवल पर दिल्ली में जो आपको पता है पार्लियामेंट है, वैसे हर स्टेट में 29 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में वहाँ की स्टेट असेंबलीज हैं और वहाँ बैठे हुए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं। विलेज पंचायत एक बेसिक चीज है, बिल्कुल सबसे पहली शुरुआत है इंडिया की जहां गांव से शुरुआत होती है। तो विलेज पंचायत एक ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो अपने लोकल लेवल के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा फोरम, एक ऐसी जगह प्रोवाइड कराता है जहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद उनके सोल्यूशंस निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमें अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। तो किस तरह से आपको समझ में आया कि इंडिया में लॉ मेकर्स कौन है, कानून बनाने वाले कौन है? पार्लियामेंट में हमारे भेजे हुए, हमारे चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पर बैठकर सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर हमारे लिए कानून बनाते हैं। और विलेज पंचायत ये लोकल लेवल पर वहां के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए एक ऐसा फोरम है जो जहां पर लोग आकर सामने से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल डायरेक्टली इसलिए क्योंकि एक छोटी सी जगह है, कम लोगों के साथ ये किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है और सेकंड नंबर का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो सारे लोग इकट्ठा होकर सारे लोग एक साथ बात नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही जाकर हमारे बिहाफ पर लॉ बना सकते हैं और आगे के कामों को भी कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, डेमोक्रेसी, हमने कहा कि हमने वोट दिया, हम अपने इलेक्शन में लोगों को चुन सकते हैं, लोगों को हटा सकते हैं। और ऐसा कहने से क्या हम ये कहेंगे कि हाँ डेमोक्रेसी एक रियल डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी है, एक कंप्लीट डेमोक्रेसी हो गई बस? क्या सिर्फ इस बात से एक डेमोक्रेसी ट्रू या कंप्लीट डेमोक्रेसी हो जाती है कि हमें वोट देने का राइट मिल गया? नो, ऑब्वियसली नॉट। इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ हमें वोट देने का राइट ही ना दिया जाए। अगर हम सिर्फ वोट देने का राइट हमें दिया जाए और वोट देने के लिए हमारे साथ जस्टिस किया जाए, फ्रीडम हमें मिले, हमें ये सारी चीजें मिले, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कही जाएगी, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी या कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं होगी। ट्रू डेमोक्रेसी और कंप्लीट डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि हम डेमोक्रेसी का सही मीनिंग समझें। मीन्स एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए और एक ऐसी इकोनॉमिक सोसाइटी होनी चाहिए। और अगर किसी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक सोसाइटी और इकोनॉमिक सोसाइटी होती है तब वो जाकर ट्रू डेमोक्रेसी या कंप्लीट डेमोक्रेसी बनती है। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या है, इसको जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि अलग अलग लेवल पर अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। कई फॉर्म में इनजस्टिस आपको देखने को मिल सकता है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दूसरे वर्ड्स में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम अभी भी है और सारे आदमी और औरतों को इक्वली, सारे मेन और वीमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। कास्ट सिस्टम से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मेन एंड वीमेन, जेंडर की बेसिस पर, सेक्स की बेसिस पर भी औरतों और आदमियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। हर किसी को सेम प्रिविलेजेस नहीं मिले। कभी कभी किसी को रिलीजन की बेसिस पर, कास्ट की बेसिस पर, रेस या उसके रहने की जगह पर या उसके जन्म लेने की जगह पर उसको अलग अलग प्रिविलेजेस दिए जाते रहे हैं। वो कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया में पहले के टाइम में एग्जिस्ट किया करता था, जो कास्ट सिस्टम इंडिया में हुआ करता था, उस कास्ट सिस्टम ने हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी की शुरुआत की। और इसके अलावा एक हाई क्लास के जो लोग थे और जो लो क्लास के लोग थे उस टाइम पर उनके बीच में एक वॉल क्रिएट कर दी। और उस वॉल ने और उस सोच ने इंडिया की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। और लार्जली वो लोग जो लोअर कास्ट के लोग माने जाते हैं, लोअर कास्ट के लोग जिन्हें कहा जाता है अनटचेबल्स कहा जाता है, उन सारे लोगों को बेसिक राइट्स उनसे छीन लिए गए। तो एक
उनके लिए ये माना जाता है कि अगर उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता तो शायद हमारी सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां पर किसी भी तरह की कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी ये ना हो, इस तरह की सोसाइटी, इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो, सारे आदमी औरतों को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी को किसी दूसरे से ज्यादा प्रिविलेजेस ना दिए जाएं, न धर्म के आधार पर, न कास्ट के आधार पर, न रेस, न उसके जन्म के स्थान के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी। और अगर ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी तो ट्रू डेमोक्रेसी भी होगी। अब ट्रू डेमोक्रेसी के लिए एक और पॉइंट है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स जहां पर हर किसी को आज़ादी हो, एक जैसे इक्वल राइट्स मिले इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के, यानी हर कोई फ्री हो कि मुझे कौन सी जॉब करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, इसकी आज़ादी हर किसी को होनी चाहिए। अब मतलब सभी को एक जैसे अधिकार दिए जाएं, सभी को एक जैसी चीजें दी जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को एक जैसी सैलरी दी जाए, सभी को एक जैसे रहने के लिए घर दे दिए जाएं, या उसकी क्वालिफिकेशन कोई मैटर ही ना करे। यानी अगर किसी ने 10th पढ़ा है तो भी उसकी इतनी सैलरी हो, किसी ने अगर PhD की है तब भी उसकी सैलरी इतनी हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेम सबको एक जैसे राइट्स देने का मतलब ये है, सबके साथ एक जैसे होने का मतलब ये है कि जो डिजर्व करता है, जो चाहता है वो उसको दिया जाना चाहिए, उसके लिए उसे रोका नहीं जाना चाहिए। तो अगर एक लड़की है और एक लड़का है तो ऐसा ना कहा जाए कि लड़कियां या इस फील्ड में नहीं जाएंगी या लड़कियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये फील्ड लड़कों के लिए बना है, ये फील्ड, ये जगह अपर कास्ट के लोगों के लिए है, ये फील्ड, ये जगह इस जगह पर जन्म लेने वालों के लिए है, ये फील्ड अमीर लोगों के लिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्राउंड पर किसी को भी कोई प्रोफेशन चूज करने की से मना नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है, एक और मीनिंग है कि एक काम करने का एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहां पर किसी को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, ना तो उसका मालिक उसे एक्सप्लॉइट करे, उसका ओनर उसे एक्सप्लॉइट करे, या ही उसके साथ काम करने वाले जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ना ही उसका मालिक करे, ना ही उसके साथ काम करने वाले उसे एक्सप्लॉइट करें। एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहां किसी तरह का कोई टॉर्चर ना हो, ना ही वहां पर अगर किसी जगह पर आदमी औरत बराबर साथ में काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो सारे प्रिविलेजेस, सारी फैसिलिटीज आदमियों को दी जाएं कि भैया मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आदमी हमेशा से सुपीरियर रहा है। तो इस तरह का भी एटमॉस्फेयर ना हो जहां पर आदमी औरतों के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। तो एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर पैसे का, वेल्थ का एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पैसा सिर्फ कुछ ही हाथों में ना रहे, सिर्फ कुछ ही लोगों को ना दिया जाए, किसी एक क्लास, किसी एक सेक्शन के लोगों के हाथों में ना रहे, बल्कि जो डिजर्व करता है उसे उस काम को करने का मौका दिया जाए और उसको उसके काम के बदले में वो वेजेस, वो सैलरी जो वो डिजर्व करता है वो उसे मिलनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि वहां पर इकोनॉमिक जस्टिस हुआ और किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। डेमोक्रेसी टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी डेमोक्रेसी तब सही मानी जाती है जहां पर लोगों को लिबर्टी हो, लोगों को आजादी हो। दूसरा, सारे लोगों को इक्वल माना जाए, सारे लोगों को इक्वलिटी दी जाए। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी सिटीजन को फ्रीडम हो कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं, काम करने के बराबर मौके दिए जाएं। और अगर ये सब किया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी, उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल है। किसी भी सिटीजन को, किसी भी इंडिविजुअल को अगर उसके काम करने का जो वो काम करना जो चाहता है उससे अगर उसे अलग किया जाए, मना किया जाए कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं ये औरतों के लिए नहीं है, नहीं तुम जैसी कास्ट के लिए नहीं है, तो डेमोक्रेसी का जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो आइडियल है ये उसके बिल्कुल खिलाफ होगा। यानी मैंने क्या कहा, ट्रू डेमोक्रेसी तभी मानी जाएगी, कंप्लीट डेमोक्रेसी, जब वहां डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, सारे लोगों को इक्वल माना जाए और किसी को कास्ट या किसी चीज के बेसिस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। दूसरा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी, यानी वहां पर लोगों को काम करने के लिए इक्वल मौके दिए जाएं, इक्वल सैलरी दी जाए और उन्हें आदमी औरतों या किसी और तरह से किसी भी बेसिस किसी भी ग्राउंड पर लोगों में फर्क ना किया जाए। तो अगर हम चाहते हैं एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहते हैं, यानी ट्रू डेमोक्रेसी के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना चाहिए, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि हम किसी को भी उसके काम से, उसकी मर्जी के प्रोफेशन से हम उसे अलग ना करें। वो जो काम करना चाहता है, जो चीज चाहिए, उसे हम उस काम को करने की परमिशन दें। इस ट्रू डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल है जब वहां के सिटीजन्स सोशली और इकोनॉमिकली फ्री हों, सोशली इक्वल हों, यानी सोसाइटी में कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे और अपने आप को सुपीरियर दूसरे को इन्फीरियर ना कहे, अपने आप से अलग ना करे। तो अगर सोशली इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और इकोनॉमिकली वो फ्री हैं, उनको काम करने की आजादी है, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट मानी जाएगी, और उस तरह की गवर्नमेंट ट्रू डेमोक्रेसी या कंप्लीट डेमोक्रेसी कहलाती है। So here the chapter has been finished, and in next video I will explain or I will start next chapter. Thank you so much.